बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 9 और 10 अप्रैल को जब इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया, एक तहरीक अदम एतमाद आई और उसके नतीजे में जब उनकी हुकूमत घर चली गई, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक खेल शुरू किया। इस खेल के उसूल बनाए और अमेरिका का नाम लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, और एक ऐसी फिल्म जिसके हवाले से जिसके डायरेक्टर, जिसके लीडिंग एक्टर, जिसके कैरेक्टर खुद खान साहब ने तय किए। और जनाब, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसी चली कि इसने धूम मचा दी। और इस फिल्म को देखने के लिए, इस फिल्म का जो नैरेटिव, जो इसके किरदार, जो इसकी बातें, जो इसके डायलॉग्स, उन्होंने धूम मचा दी। लोगों में जबान ज़दे आम हो गई, वो बातें, वो डायलॉग्स जबान ज़दे आम हो गए। और लोगों में इतनी दिलचस्पी पैदा हुई कि इनके जलसों के अंदर, इनकी मीटिंग्स के अंदर, इनकी गैदरिंग्स के अंदर लोगों ने आना अपना फरीजा, अपना फर्ज समझ लिया। जिन डायलॉग्स की धूम मची, उसके अंदर अब अमेरिका की गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम गुलाम हैं, ये वो तमाम डायलॉग्स रहे जो कि बच्चा बच्चा इसको बोलता हुआ हमें गली मोहल्लों में नजर आया। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसी के ऊपर इस फिल्म के जो तराने थे, जो जलसों के अंदर तराने थे, उन तरानों के अंदर भी एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम गुलाम हैं, ये वो तमाम चीजें सामने हमें सुनाई दी। और बड़े जोश और जज्बे के साथ लोगों ने टी शर्ट्स, लोगों ने गाड़ियों पर स्टिकर्स, ये तमाम एक तरीके की ब्रांडिंग कर ली। लेकिन फिर हुआ क्या? एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई जिसमें इमरान खान साहब ने जो सहर तारी किया था, वो सहर टूट गया। और उसके बाद इसमें हुआ क्या, ये थी क्या, जरा एक झलक आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना, कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना, तो उसमें आखिर में उसमें एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस। लोगों ने सुना कि खान साहब तो खेल रहे थे। और फिर क्या हुआ कि मुकम्मल तौर पे खान साहब ने जो साइफर का बयानिया है, उसको अब माजी का किस्सा करार दिया है। और फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू के अंदर इसे माजी करार दिया कि इट्स बिहाइंड मी। वीडियो सामने आई है, आप भी देखिए। Well, I mean, as far as I'm concerned, it's over. It's behind me. But whatever the U.S. desires could not have happened without people here who actively, took part in the conspiracy to get rid of me. So, U.S. is not to be blamed. आपके सामने, और जिसे अब खान साहब माजी करार दे रहे हैं। माजी के अंदर उन्होंने अमेरिका को कितना बड़ा दुश्मन करार दिया, अमेरिका के हवाले से वो क्या नैरेटिव बयान करते रहे, किस तरीके से इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने हिट करवाया, इस हवाले से जो वो बात करते थे, ये आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत कराता है। उस साजिश में इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक गद्दारी करते हैं। डाकुओं ने अमेरिका की साजिश में मिलके तब इन्होंने हुकूमत कराई। सारे चोर इकट्ठे होके आज अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर बैठ गए। बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए कराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका की साजिश थी, मुदाखलत थी, लेकिन अब नहीं है। यानी कि जो गेम खान साहब ने शुरू किया, अब उनके मुताबिक द गेम इज ओवर नाउ। सो इसी सारी चीजों के ऊपर एक सवाल उठता है कि क्या खान साहब ने जो खेल खेला है, उसके बाद वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं या फिर वो सबसे बड़े अनाड़ी हमें नजर आएंगे इस सारी सूरत हाल के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर, उनके लॉन्ग मार्च के अंदर, उनके बयानिए के अंदर, उनके नैरेटिव के अंदर, उनकी उस फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट चलती रही थी, ऑडियो लीक्स के बाद जिसका सहर टूटा, क्या वो सहर बरकरार रहेगा? क्या दोबारा से इसी तरह की कोई वो फिल्म आगे लेकर बॉक्स ऑफिस पर हिट करने की कोशिश करेंगे? इसी सारी चीजों के ऊपर आज
मेरे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद है। सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार, एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, और आप किससे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा ज़रा सा कि मेरे माइंड में वो आपकी वो वीडियो, वो बात जिस वक्त आपकी गिरफ्तारी हुई, जिसपे आपने कहा खान तू तो गया, तो लगता है ये आपको यही है कि खान साहब यानी गए बेग साहब? बहुत शुक्रिया रईस। मेरे ख्याल में खान साहब चले गए हैं। आपने कहा कि गेम इज ओवर लॉन्ग टाइम अगो। झूठ की इतनी ही शेल्फ लाइफ होती है जितनी आपने अभी देख ली है। आइंदा भी इनके जितने झूठ और जितने बयानिए हैं और झूठ पे मबनी जो इन्होंने लोगों को वर्गलाया है, इस कौम को डिवाइड किया, पोलराइजेशन की है, जिन जिन पे इन्होंने इल्जामात लगाए, इंक्लूडिंग हमारे जो रियासत के अदारे हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो सारे इल्जामात इनके ऊपर साबित होंगे। और ये अल्लाह का एक कानून है, आप तोहमतें लगाएं, इल्जामात लगाएं, आप नई से नई झूठ की एक जो है दास्तान रोज बैठ के बयान करें, तो ज्यादा देर आपका ये काम चल नहीं सकता। हकीकत आया होनी है, हो रही है, और सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। और जिस कौम को, जिस लोगों को इन्होंने वर्गलाया है, उनको भी हकीकत मालूम हो रही है। क्योंकि इन्होंने जब ये पहले इक्तदार में नहीं थे तो इन्होंने जो लोगों से वादे और जो लोगों को उम्मीद दिलाई और जो झूठे दावे किए, वो पोल भी 3.25 साल में खुल गया। कोई एक ऐसा काम, ये अभी रोज टीवी पे बैठ के रिकॉर्डिंग करवा के अपना मैसेज चलवा रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, ये बता दें कि मैंने 3.25 साल में कोई ऐसा वादा जो इन्होंने किया वो पूरा किया हो इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ? नहीं, क्योंकि इनके एजेंडे में वो कोई चीज है ही नहीं, ये काम कर नहीं सकते। और देखें, काम करने में और जबानी जमा खर्च में बहुत फर्क है। आपने वो डिलीवर करना था जिसकी बेस पे आपको वोट मिले थे। अब आप लोगों से रोज खिताब करते हैं लेकिन अपने 3.25 साल के जिक्र नहीं करते कि आपने क्या किया। आज मैं इनकी स्पीच सुन रहा था, ये मईशत के एक्सपर्ट बन गए, हालांकि 3.25 साल में इन्होंने मईशत के साथ जो किया वो एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत किया कि आपकी मईशत डुबा दी जाए। 2 एजेंडे थे खान साहब के, जो इनके इंटरनेशनल और लोकल हैंडलर्स हैं, उनके 2 एजेंडे थे। एक, आप इस मुल्क की मईशत को तबाह करें, जिसमें खान साहब 99% कामयाब रहे, और दूसरा था कि रियासत के इदारों को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए और रियासत के इदारों को, खासकर फौज को डिवाइड किया जाए, जिसके तहत आपने देखा जो इनके छोटे पंटर्स थे उन्होंने भी टेलीविजन पे आके डिवाइड करने की कोशिश की, फाइल एंड रैक्स को उकसाने की कोशिश की। वो अल्लाह ने चाहा कामयाब नहीं हुए, कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये एजेंडा जो है ये ज्यादा देर इनका चल नहीं सकता। और आप जो मेरे नारे की बात कर रहे थे, मैं आपको सही बता दूं, ये गया, और ये इस झूठ के ऊपर ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं कर सकेगा। आप हर शख्स को चोर कहें, हर शख्स को मीर सादिक, मीर जाफर कहें, और आप खुद कहें आपके घर में कितनी करप्शन थी, आपकी पिंकी, गोगी मोगी जो भी थे, अरबों रुपए की। बेग साहब, वो फीलिंग्स तो आप ही जान सकते हैं और आप ही बयान कर सकते हैं, जिस चीज की और जिस दिल के साथ आपने कहा होगा कि खान तू तो गया। ये मेरा यकीन था रईस। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उस तरह का सहाफी नहीं हूं जो खाली सिर्फ खबर ही करते हैं। मैं काफी चीजों का मुझे नॉलेज है। मुझे पता था ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी हो रही है, और मैं उसमें लोगों को कह रहा था कि आप कामयाब होंगे, क्योंकि इसका एक हैंडलर था जो नवंबर में तब्दील हुआ। उसके बाद तो ये बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता। इसकी ये सोच ही नहीं है। ये लोगों को लोग समझता ही नहीं, इंसान समझता ही नहीं है। ये समझता है मैं तो को ऊपर से आया हूं, और औकात इतनी है कि अपने पल्ले से खाना नहीं खा सकता, अपने पल्ले से पेट्रोल नहीं डलवा सकता, अपने पल्ले से अपने घर के खर्चात नहीं कर सकता। और ऐसा शख्स समझता है कि मैं आसमान से उतरा हूं, मैं कोई अफजल हूं सब इंसानों से। मैं सर आपकी तरफ आता हूं जरा दोबारा। बैरिस्टर साहब को शामिल गुफ्तगू अगर मैं करूं, मैं बैरिस्टर साहब, इस वक्त खान साहब की जो पोजीशन है, एक वजीराबाद में एक कातलाना हमला हुआ, गोली लगी, घर के ऊपर हैं, वहां से वो रोजाना अपने उस लॉन्ग मार्च में एड्रेस करते हैं। इस लॉन्ग मार्च का या खान साहब के सियासी बयानिए का मुस्तकबिल क्या है आपकी नजर में, या आप भी ये समझते हैं कि द गेम इज ओवर नाउ?
बहुत शुक्रिया फरीद। एक तो दो चार चीजें हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब इमरान खान ने बैरूनी साजिश का बयानिया नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया था तो मीडिया में वो लोग जिन्होंने इस पर तनकीद की थी, इस नैरेटिव पे, बैरूनी अमरीकी साजिश पे, मैं उनमें पेश पेश था। और मैंने इमरान खान पे बहुत तनकीद की है इसके हवाले से उस जमाने में। और मैं ये कहता रहा हूं कि ये तहरीक अदम एतमाद के ताने बाने जो हैं ये सब लोकल थे। कोई अमेरिका की साजिश का जो बयानिया खड़े हैं इमरान साहब, इससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंच रहा है और ये गलत है। लेकिन इसके बावजूद ये मैं कल अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये जो द गेम इज ओवर उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने, मैंने फाइनेंशियल टाइम्स का वो इंटरव्यू पढ़ा है। उसमें कहीं पर भी इमरान खान ने अपने उस नैरेटिव से बैकआउट नहीं किया। यानी कि नहीं है कि इमरान खान ये कह रहे हो कि जी वो बैरूनी साजिश में अमेरिका मुलव्वस नहीं था। इमरान खान उसके अंदर सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, वो किस्सा माजी है और अब मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। और मजीद वो उस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अगर दोबारा मैं पाकिस्तान की क़यादत करूंगा तो मैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुक चाहूंगा जैसे कि दो मुल्कों में होने चाहिए। और मजीद उस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पिछले 75 सालों में इस तरह के रहे हैं जैसे आका और गुलाम के होते हैं। वो जो आप बात कर रहे थे ना, अमेरिका गुलामी नामंजूर, वो उन्होंने इस इंटरव्यू में भी जिक्र कर दिया। और उस मजीद वो कहते हैं कि इन ताल्लुकात के लिए मैं अपने मुल्क की हुकूमतों को ज्यादा मुर्द इल्जाम ठहराता हूं, अमेरिका को उतना मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता। तो जो बातें इमरान खान ने की हैं फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में, मेरे ख्याल में जो इम्प्रेशन आपने लिया है या फिर कुछ और हमारे सहाफी दोस्तों ने लिया है, मेरी जाती राय में वो दुरुस्त नहीं है। द गेम इज ओवर कहने का मतलब उस इंटरव्यू को अगर आप टोटलिटी में देखें तो ये नहीं बन रहा कि मैं उस बयानिए से मुनहरिफ होता हूं या उसको मुस्तरद करता हूं या उससे इमरान बैक ऑफ हो रहे हैं। नहीं, ही इज स्टिल स्टैंडिंग देयर, बट व्हाट ही इज सेइंग इज, लेकिन बादशाह साहब वो साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं कि इसके अंदर कि हम टोटल जो ब्लेम गेम की बात है, उन्होंने कहा टोटल हम उनको नहीं ब्लेम कर सकते, अपने ही लोगों को उन्होंने कहा कि हमारी लोगों की कमजोरियां नहीं है जिसके ऊपर। और इससे पहले वो अमेरिका को ब्लेम करते रहे हैं इस चीज के अंदर। जी, पहले भी वो लोकल लेवल पे भी ब्लेम करते रहे हैं, अमेरिका को भी ब्लेम करते रहे हैं। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ऐसे ही किया। सिर्फ एक जो नई बात हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने कहा है, और ये बात भी मेरे ख्याल में पहले जलसों में वो जिक्र करते रहे हैं कि मैं एक पॉलिटिशियन के तौर पे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गुलामी नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि अमेरिका हमें जो बोले उसी के मुताबिक हम चलें। और मैं आपको बताऊं, अगर इमरान खान बैक ऑफ कर चुके होते और अगर कभी मुस्तकबिल में करेंगे तो मैं एज एन एंकर पर्सन उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने तो इसी बुनियाद पे इमरान खान पे बहुत तनकीद की है कि बैरूनी साजिश नहीं है भाईजान, लोकल मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से आप वन पेज फटा, अरकान मुनहरिफ हुए, इत्तेहादी साथ छोड़ गए और आपकी हुकूमत का तख्ता अच्छा उलट बादशाह गया। साहब, वैसे बयानिया खान साहब ने सारा उसी के गिर्द बुना ना, सारा बयानिया उसी के गिर्द था, सारा नैरेटिव उसी के गिर्द था, सारी बातें उसी के गिर्द थी। इस पर बात करते हैं आपसे भी, मोहसिन बेग साहब से भी। मैंने एक ब्रेक लेनी है जरा, ब्रेक के बाद आ जाते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे मुस्तकबिल इस चीज का क्या है, और जो मंत्रा खान साहब का कामयाबी से चलता रहा है, क्या यह मंत्रा अब भी उसी तरह से कामयाबी से आगे चलेगा? एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसी चीज के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक शॉट मेरे पास है, वो क्लिप आपको सुनवाते हैं। लेकिन इस क्लिप को सुनवाने से पहले खान साहब अमरीकी मुदाखलत साजिश की बात करते रहे, लेकिन अब वो ये फरमाते हैं, यानी एक चीज उन्होंने जहनों में बिठा दी कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में वो ये भी कहते हैं कि किसी से कुट्टी नहीं हो सकती है। यानी खासतौर के ऊपर अमेरिका के ऊपर जो ब्लेम है वो उन्होंने उस पर से पीछे हटे। तो इसके ऊपर आपको सुनवाते हैं पहले, उसके बाद मोहसिन बेग साहब और बैरिस्टर साहब के पास जाएंगे। बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से। हमारी बायलैटरल रिलेशंस के अंदर मसले आते हैं, चीजें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुट्टी हो जाए किसी से। मोहसिन बेग साहब, सर इस मंत्रा जो खान साहब लेके चले हैं, आपको इस मंत्रे के ऊपर या इस नैरेटिव के ऊपर आपको क्या लगता है? क्या इसको अपने लॉन्ग मार्च की जो एक पूरी हाइप थी, जो उन्होंने जिस तरीके से इसको आगे लेके चले, फिर कुट्टी होने की बात जो मैंने अभी इसका क्लिप भी सुनवा दिया, आगे आपको लगता है कि कोई नई नैरेटिव, कोई नई फिल्म, कोई नया मंत्रा लेकर आएंगे खान साहब, या इसी के अंदर अभी वो पार, वो जोर अभी बाकी है?
जी रईस, बेसिकली मेरे ख्याल में इनके पास कोई ऐसा इशू नहीं रह गया जो जिसको ये एक्सप्लॉइट करें और पब्लिक के पास जाएं। आप देख लीजिए रोज ये रिकॉर्डिंग करके और उसको टेलीविजन पे रिलीज करवा रहे हैं। उसमें कोई चीज, कोई नया बात या कोई नया प्लान या मंशूर या आगे का कोई प्लान कौम को दे नहीं पा रहे, क्योंकि वो सारी चीजें तो ये पिछले इलेक्शंस में कह चुके हुए हैं, जिसके ऊपर 1% भी अमल नहीं किया। अब देखिए, इन्होंने खुद कहा कि मुझे 10 माह पहले ये इल्म हो चुका था कि ये लोग कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। उस वक्त तो इनके हैंडलर जो थे वो मौजूद थे लोकली और बड़े जोरों शोरों से उस अदारे के सरबराही कर रहे थे। और अपने कातलाना हमले के हवाले से भी सर वो कहते हैं कि मेरे पास मुझे इल्म है, मेरे पास मालूमात हैं इसकी, और पहले ही उन्हें पता चल गया था। इससे ला इल्म आदमी कोई सियासी लीडर मेरे ख्याल में है ही नहीं पाकिस्तान में। आप देखिए, उन्होंने फिर सवाल किया कि आप कोई प्रूफ बता दीजिए। देखिए, शक की बुनियाद पे आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। आप शक कर सकते हैं जी फलां इन्वॉल्व होगा, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ होता तो ये उस दिन इंटरव्यू में दे देते या पुलिस को दे देते। मकसद ये है कि इल्जाम तो लगाना सर आप बड़ा समझते हैं कि कोई आसान है। प्रूफ नहीं है खान साहब के पास? ये सारी क्या ये फिर बातें कैसे कर दी खान साहब ने? देखिए, मैं जितना इसको जानता हूँ, ये सुनी सुनाई बात पे बिलीव करता है। और इसने ये इल्जामात भी 3-4 लोगों पे इसी तरह ही लगा दिए कि जी वो मेरे कत्ल की साजिश में या फायरिंग में, गोली तो आपको लगी नहीं है। और ये जो जख्म कल दिखा रहे थे, वो किसी डॉक्टर से आप पूछ लें, वो बुलेट वूंड नहीं है। ये तो हर चीज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। वो इसके जो बाकी लोग हैं वो भी इसको देखा देखी अपने नंबर बनाने के लिए इसके सामने वो भी ऐसी, वो जंसी तशद्दुद हो गया। वो आजम सवाती साहब ने एक नया खोल दिया और सेनेट की जो कमेटी बनी उनकी कोलीग्स की बनी, वहां जाने से इनकार कर दिया। और वो जो फिल्म है और जो वीडियो है वो तो सबको पता है वो जाली है। ये वाहिद आदमी है जो इस किस्म की वीडियो को खुद ऑन कर रहा है जो कि देखने में जाली लग रही है। तो मकसद ये, इनके पास है कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं, देखिए ये भी थोड़े दिन रह गए हैं, आर्मी चीफ नए आ जाएंगे। इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि ये अपने मार्च को या जो कुछ है इसको कंटिन्यू कर सके। लास्ट आर्मी चीफ के ऊपर, DGISI के ऊपर इन्होंने बहुत इल्जामात लगाए, लेकिन सम रीजन वो इनके साथ वो कुछ नहीं बर्ताव नहीं कर सके, जो वो जवाब नहीं दे सके। इनको एच हासिल हो गया कि पंजाब की गवर्नमेंट इनके हाथ में आ गई। इन्होंने रोड ब्लॉक्स, ये वो सब कुछ, हालांकि आप देख लीजिए इनके लॉन्ग मार्च में कितने लोग हैं। उतने लोग तो स्पीच में कहीं कुछ इकट्ठा कर ले कोई MNA, और वो भी आज मैं वीडियो देख रहा था पैसे लेके इकट्ठे कर रहे थे। आप समझते हैं कि फौरी इलेक्शन का जो मुतालबा उनका है वो इसको ले पाएंगे? जो प्रेशर जो इस वक्त डाल रहे हैं वो उसको उनको मिल पाएगा? आप 1 मिनट अगर मुझे दीजिएगा। जी हाँ। 12% पे इमरान खान इन्फ्लेशन रेट छोड़ के गए थे, आज वो 26% पे। 150 पे डॉलर छोड़ के गए थे, आज वो 220 से ऊपर है। बेरोजगारी की शरह जहां पर छोड़ के गए थे वो उससे बहुत ऊपर जा चुकी है। और इन्फ्लेशन रेट, दिस इज द सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री कि इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है। बेरोजगारी की शरह 16% तक जा चुकी है। इतने और परफॉर्मेंस की ये सूरत हाल है कि लोग परेशान है। पेट्रोल की कीमत देखें, IMF से किस्त लेनी थी, MBS के दौरे की अभी बात हो रही थी, वो भी मुलतवी हो दोबारा से। PDM तो 12 जमाते भानमती का कुंबा, सियासी मस्किनों का टोला, खुद को बचाने के लिए जो अजल से एक दूसरे के दुश्मन थे वो इकट्ठे हो गए कि हम बच जाएं, नहीं तो हम सब मरे जाएंगे। वो हुकूमत में तो आ गए, अब ऊपर से उनसे परफॉर्म भी नहीं हुआ। तो उसकी वजह से इमरान खान का एक तो वो बैरूनी साजिश का बयानिया, नंबर 2 इमरान खान का अपना जो भी उनका एक फॉलोइंग है वो, तीसरा जो PDM की परफॉर्मेंस है उसकी वजह से लोग बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं। ये नजर आता है, इसको मानना पड़ेगा। और जहां तक अर्ली इलेक्शंस की बात है तो मैं समझता हूं कि बेग साहब भी जो जिक्र कर रहे हैं कि कुछ दिनों में नए चीफ की तैनाती होगी, उसके बाद सूरत हाल मुझे लगता है बदल जाएगी। जो भी नया चीफ आता है वो एक नई पॉलिसी जरूर अडॉप्ट करता है। वो पिछले चीफ की आपने देखा, मुशर्रफ साहब गए, कियानी साहब बहुत धीमे के बाद, राहील शरीफ साहब आए, फौज का वो जो कंट्रोवर्शियल फौज हुई थी मुशर्रफ साहब के 9 साल दौरे हुकूमत में, मार्शल लॉ में, वो राहील शरीफ ने उस वकार को बहाल करके बहुत ऊपर ले गए। दुरुस्त। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपने जिस चीज के ऊपर तस्करा किया था, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूं, लेकिन ये कि जो आपने कहा ना कि इस वक्त पॉपुलैरिटी के अंदर है, पॉपुलर वोट उनका है
उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त बहुत ज्यादा है, यानी उसको देखते हुए कि पीडीएम की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है उसका भी एज उनको मिल गया। मुझे बताइए, आप उसके नाकिद रहे, अमरीकी जो 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 बयानिया उन्होंने अमरीकी साजिश का बुना, आपने खुद कहा कि आप उस पर तनकीद करते रहे, उसको क्रिटिसाइज करते रहे कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझें कि खान साहब उस चीज को लेकर झूठ बोल रहे थे और फिर पाकिस्तान में झूठ की बुनियाद के ऊपर आप जो चाहे बेच लें, जिस तरह से बेच दें लोगों को। अच्छा, एक तो ये कि मैंने ये हमेशा कहा है कि उसके शवाहिद नहीं है, शवाहिद दिखाएं। मैंने तो साइफर पढ़ा भी नहीं ना, साइफर मेरे सामने आएगा, मैं साइफर को पढ़ूंगा और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड एक कमीशन इंक्वायरी जो भी है अपनी जगह पे। लेकिन मैंने एतबार किया अपने DGISPR की स्टेटमेंट पे, मैंने एतबार किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये पे कि जब मेरे मुल्क के चारों चीफ बैठकर और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बैठकर और DGISPR बैठकर ये कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश नहीं हुई है, तो मुझे मुल्क की एजेंसीज की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर एतमाद है, ये नहीं हुई है। तो और यानी झूठ ही हुआ ना फिर वो, जब यानी क्रेडिबल सोर्सेज जब ये कह रहे शवाहिद जिस चीज के नहीं है वो तो फिर झूठ ही हुआ ना। इफ आई मे कंप्लीट दैट, तो दूसरी तरफ इमरान खान जो कह रहे हैं उसके शवाहिद नहीं है, लिहाजा मैं बैरूनी साजिश के बयानिए को मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे 10 साल बाद 20 साल बाद भी चीजें डीक्लासिफाई नहीं होती हैं। अमेरिका में तो मेरे ख्याल में 40-50 साल बाद हो जाती हैं, इधर पता नहीं होती है नहीं होती हैं, होंगी नहीं होंगी, ये एक अलग बात है। तो ये इसका तो इस हद तक ही है। बाकी जहां तक झूठ की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कितने झूठ बोले हैं मियां नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या आसफ अली जरदारी ने या बिलावल भुट्टो ने या मरियम नवाज ने या मौलाना फजलुर रहमान ने या जमात इस्लामी वालों ने, कितने झूठ बोले। आपको लगता है कि चले मैं मान भी लूं अगर आपकी बात कि ये झूठ ही है, झूठ है, अगर मैं आपकी बात मान लूं, तो आपको लगता है कि इस एक झूठ की वजह से इमरान खान की सारी क्रेडिबिलिटी धड़म तख्ता हो जाती है, जीरो पे आ जाती है और उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। आप ये तो देखें कि इमरान खान के मुकाबले में वो लोग हैं जो ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, 20, 30, 40 साल से बाहर में हैं, झूठे वादे किए, डिलीवर नहीं किया, अभी तक लोग उनको वोट देने वाले में मौजूद है। लेकिन खान साहब से जो तवक्कुआत थी, खान साहब से ये तवक्को थी कि जो गलतियां माजी में लोगों ने की हैं वो खान साहब नहीं करेंगे। और 35 पंक्चर वाला जो एक झूठ था जिसको खुद उन्होंने डिक्लासिफाई भी किया, एक ब्रेक लेते हैं, वो सुनवाएंगे भी आपको। ब्रेक लेते हैं, बैरिस्टर एहतशाम उमरुद्दीन मेरे साथ मौजूद है, मोहसिन बेग साहब है, बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले कि बहुत सारी ऐसी बातें जिसके ऊपर खान साहब ने यू टर्न्स लिए, और जो बात कर रहे थे बैरिस्टर साहब कि बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी, जिस सियासी जमातों ने जो झूठ बोले, जिस तरीके से जो गलत गोई की, लेकिन खान साहब से तवक्कुआत ये नहीं थी। जो खान साहब का बयानिया, जो खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, जो खान साहब के साथ उम्मीदें वाबस्ता थी, इसी वजह से उनके ऊपर तनकीद भी ज्यादा होती है। एक ऐसी ही एक चीज जिसके ऊपर जो 35 पंक्चर वाली चीज है वो आपको सुनवाते हैं। हमारी इंटेलिजेंस से पकड़े हैं, ये रिकॉर्ड किया कि 35 पंक्चर नजम सेठी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, जी मैं तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, 11 की रात 35 पंक्चर मियां साहब मैं ला देते ने, 35 पंक्चर, इसका मतलब पंजाब में 35 हल्कों में काम किया है और इसलिए अभी तक 4 हल्के नहीं खुल रहे। 35 पंक्चर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। तीसरा जो खिलाड़ी इसमें था वो 35 पंक्चर वाले नजम सेठी साहब, केयरटेकर गवर्नमेंट वाले, ये साथ मिले हुए थे, तोहफा दिया गया ये 35 पंक्चर। मोहसिन बेग साहब, यू टर्न्स और फिर उसके बाद 35 पंक्चर, उसकी खुद डिक्लासिफाई उन्होंने भी किया। लेकिन बहरहाल बात इस चीज के ऊपर है कि मैं, अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि खान साहब ने जो एक और उसको डिक्लासिफाई किया है, उसका भी एक शॉट मेरे पास है, वो भी सुनवा देते हैं, फिर मोहसिन बेग साहब की तरफ बढ़ते हैं। सियासी बात थी, मान लिया उन्होंने जनाब। बेग साहब, मैं आपसे मजीद ये पूछना चाहता हूं क्योंकि तवक्कुआत तो बहुत सारी थी ना, यानी लोगों की तो उम्मीदें बहुत सारी थी, नए पाकिस्तान की बात थी, नई चीजें थी, तो यकीनन ऐसी बातें जब वो खुद आके वही गलतियां करेंगे तो फिर उनका जो बार है, जो क्रिटिसिज्म है, वो भी उन पे ज्यादा ही होगा। फिर रईस, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। पहले जो बैरिस्टर साहब ने कहा, मैं उसकी देखें, जो कल वूंड उन्होंने दिखाए बड़े ड्रामाई अंदाज से, इसमें कोई शक नहीं कि उनके ऊपर बुलेट फायर की गई। और अब आप मुझे बताइए कि उनको, वो कहते हैं मुझे 4 गोलियां लगी। देखिए, गोली क्या छू के गुजर गई, गोली जिस्म के अंदर होनी चाहिए थी। और वो बुलेट ये दिखाते लोगों को, अगर एक भी होती
वो जहां टांग में थी तो वो बुलेट निकालते, लोगों को दिखाते। तो ये जो जो जख्म ये दिखा रही है बुलेट वूंड नहीं है, क्योंकि वो अगर बुलेट अंदर होती सर तो दो ये तो बुलेट वुड्स है वाले वैसे उसके निकाल अंदर। के उसको दिखाते। ये स्प्रिंटर्स लगे हैं उनको, इसमें कोई शक नहीं है। एक फायर जो है वो ट्रक के ऊपर लगा, जब वो लोहे के स्प्रिंटर्स गुजरे वो इनकी टांग पे लगे हैं। लेकिन ये कहना कि जी मुझे 4 बुलेट्स लगी हैं, तो उसमें से एक बुलेट दिखा दें जो टांग के अंदर थी। देखिए मैंने बहुत अरसा क्राइम रिपोर्टिंग की, मुझे पता है कि ये किस तरीके से बुलेट वुंड होते हैं। और मैं चैलेंज करता हूं आपको अच्छा कि कोई डॉक्टर इनको कह दे कि ये बुलेट वुंड है, जो आप फाइन कहेंगे मैं पे करूंगा। अच्छा अब आ जाते हैं अच्छा, दूसरी बात। यानी आपने चैलेंज कर दिया है इस बुलेट वुंड को कि बुलेट वुंड नहीं है खान साहब को, ये स्प्रिंटर्स है। बिल्कुल नहीं है सर। अगर ये बता दें कि बुलेट वहां से अंदर से निकाली है, जैसे कि वो दिखा रहे थे वुंड, वो बुलेट देखें, बुलेट जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन में और उसकी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा बन जाती है जब आप उसको बुलेट को जिस्म से निकालते हैं। या तो ये कहते हैं हड्डी के अंदर ही है बुलेट तो दिखा दें। मकसद ये है स्प्रिंटर्स लगे हैं, इसको छू के गोली गुजरी होगी। 4 गोलियां तो चली नहीं है जो इनको लगी होती। ये झूठ बोलते हैं और मुंह पे झूठ बोलते हैं। उस सर बंदे का चला कोई तो इलाज वैसे नहीं पूरा जो बर्स था बेग साहब, मैंने खुद वहां मौजूद था, मैं मेरे पास नहीं से नहीं नहीं पूरा वही बर्स चला है रईस सर। में ब्रस्ट चला है, लेकिन कंटेनर को नहीं लगा वो ब्रस्ट। वो अगर कंटेनर को लगता तो बहुत से लोग जख्मी होते बुलेट से। ये मैं कह रहा हूं, ब्रस्ट तो चला है और लेकिन वो कंटेनर को लगा नहीं। जो कंटेनर को उसकी पहली बुलेट लगी है, ये उसी से सारे, किसी ने बकरे का खून दिखा दिया अपने चेहरे। मुझे बताइए कितने से जख्म का इतना खून निकलता है। तो ये ड्रामा है, बहरहाल उस पर नहीं जाते। मैंने तो चैलेंज किया कि किसी से एग्जामिन करवा ले, ये बुलेट वूंड हुए और बुलेट उन्होंने टांग में से निकाली है तो बुलेट दिखा दे, वो फेंक तो नहीं दी होगी ना। चले सर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, इसमें थोड़ा सा ही बता दें जो इस वक्त है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद है, दिसंबर में क्या हालात होंगे, नई अपॉइंटमेंट्स के हवाले से खान साहब की वहां पे केमिस्ट्री क्या होगी, इसके मुतालिक जरा बता दें कि आप क्या देख रहे हैं वैसे इसमें। देखिए रईस, जैसी ये अपॉइंटमेंट होगी, ये नए चीफ को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकेगा। और पॉलिसी, जैसे शाम ने बताया, मेरा एक्सपीरियंस है जो भी आर्मी चीफ आता है वो नई पॉलिसी लेके आता है। इसने पूरे अदारे को, देखिए GHQ इस पाकिस्तान से पहले का मौजूद है। ये फौज पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ मौजूद थी। ये पाकिस्तान ने ये फौज नहीं बनाई। और इनका एक सिस्टम है जिसको बहुत कम लोग पाकिस्तान में जानते हैं। ये सिस्टम को, आर्मी को एज ए होल, पूरे इंस्टीट्यूशन को जो ये गाली दे रहा है, ये गाली ये 29 नवंबर के बाद नहीं दे पाएगा। अच्छा। क्योंकि इसके हैंडलर्स भी इसको बता चुके हैं, वो फेल हो चुके। वो इसको बावर करवा रहे थे कि आप प्रेशराइज करो बाजवा को, GHQ को, ये आपकी बात मान लेंगे। ये डरा हुआ है। ये इलेक्शन क्यों चाहता है सर अभी बैकडोर क्यों राब्तों की चाहता है बातें इलेक्शन? अभी ये चल रही हैं चाहता है वैसे मेरे बेग ऊपर साहब, केस ना बने, बैकडोर मुझे राब्तों की जेल में बातें ना अभी भी डाला चल जाए, रही हैं। मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बैकडोर राब्तों की बातें अभी भी चल रही हैं सर, अभी भी ये चल रही है जी। इनके लिए ये चाहते हैं कि कोई तरीका ऐसा निकल आए कि अपॉइंटमेंट जो है वो इनकी मर्जी से या इसके हैंडलर की मर्जी से हो जाए, उसके ग्रुप में से हो जाए, जो कि नहीं होना। मैं आपको बता रहा हूं नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जितना डैमेज फौज को किया है, और मैं आपको बताऊं फौज को डैमेज करने का एक इंटरनेशनल साजिश है। वो इसीलिए है कि जब आप इस फौज को डिवाइड और अंडरमाइन करेंगे और ये मुल्क जो है वो न्यूक्लियर स्टेट है, फिर बाकी क्या रह जाता है। ठीक। मकसद ये, मैं उस चीज के खिलाफ हूं कि फौज जो है ये, उनको मीर जाफर, मीर सादिक किस बेस पे कह रहा था कि इसका साथ नहीं दिया और अपोजिशन को रगड़ा नहीं। इसने तो जो पहला DGISI फैज साहब थे, उसके जरिए इसने क्या नहीं किया इस मुल्क में। राइट सर, बैरिस्टर साहब को इस्तेमाल किया, FIA को किया, FBR को किया, हर अपोनेंट को, मेरे समेत, मतलब झूठे केस बनाए। अपनी असली बारी आई तो सारे ये जो टक्कर के लोग थे रोना शुरू कर बैरिस्टर देते। साहब आपका और झूठ तज्जिया, बोलते। आप क्या देख रहे हैं सर, व्हाट यू आर सीइंग इन दिसंबर, आफ्टर नवंबर के बाद दिसंबर में आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे ये लगता है कि ये जो तैनाती होगी इसके बाद फिर जैसा कि बेग साहब भी मेरी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि नया चीफ जो भी आता है वो फिर अपनी पॉलिसी लेकर आता है। यहाँ तक कि मैं ये सोच रहा था कि आप देखें कि राहिल शरीफ साहब ने ज़र्ब अज़ब लॉन्च किया था दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, तो कमर जावेद बाजवा आए तो उन्होंने रद्दुल फसाद लॉन्च किया, यानी कि नाम भी चेंज हो गया ऑपरेशन का। तो इसी तरह नया चीफ जो भी आता है वो अपनी नई लेगेसी
इस्टेब्लिश करना चाहता है और छोड़ के जाना चाहता है। तो अब जो हालात ओवरऑल हैं, जो केओस है, जो मामलात हैं, कोई अच्छे तो है नहीं। तो मुझे लगता ही है कि नया चीफ जो भी आएगा वो फिर अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक अपनी नई पॉलिसी जो भी डिवाइस करेंगे, उसमें मुझे ये मुमकिनात में से एक पॉसिबिलिटी लगती है कि शायद अर्ली इलेक्शंस कॉल हो जाएं, गिवन द फैक्ट कि इमरान खान की मकबूलियत को नेक्स्ट गियर लगा है तहरीक अदम एतमाद के बाद, और गिवन द फैक्ट कि उन्होंने जलसे बड़े किए हैं, जुलूस बड़े किए हैं, गिवन द फैक्ट कि पीडीएम की 12 जमातों ने इकट्ठे मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया है और दूसरी तरफ अकेले इमरान खान थे और फिर भी 9 में से 8 सीटें जीत गए हैं। बैरिस्टर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कैसे लग रहा है कि ये अर्ली इलेक्शंस कॉल हो सकते हैं, यानी कि ये मॉनिटर आप कहां से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैं से भी आपसे कंक्लूसिव रिमार्क्स चाहूंगा जरा। मुझे इस वजह से लग रहा है सर, क्योंकि हालात कोई नहीं है ना मुल्क के। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। 43,000 अरब से जो कर्जा है वो 50,000 अरब से ऊपर जा चुका है, तजावुज कर चुका है। इन्फ्लेशन रेट डेवस्टेटिंग हो चुका है, गरीब की कमर टूट रही है, बेरोजगारी अपने अरूज पर है, और सबसे ऊपर चेरी ऑन द टॉप इज कि जी जान की अमान नहीं है लोगों को यहाँ। बट वजीर खारजा ने तो आज कहा है वैसे कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो छोड़ें सर, डिफॉल्ट से बच गया, अरब 2 अरब डॉलर लेके डिफॉल्ट से बच गया, ये कोई जिंदगी है? ऐसे कौमें बनती हैं, निकलती हैं। हम अमेरिका को देखें या बरतानिया को देखें या हमारे साथ इधर दुबई को देखें, हम यहाँ पे भंगड़े डालना शुरू कर दें, और जी हम मकरूज होने से बच गए, डिफॉल्ट से बच गए, इसीलिए हम इनको इलेक्ट करते हैं। ये जो कहते थे इमरान खान नालायक है, इमरान खान ने नालायकी के रिकॉर्ड कायम किए, इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो जब इतना सब कुछ हो जाए और मुल्क में एक तजब्जुब की सी सिचुएशन हो, का एतमाद खराब हो जाए हुकूमत से, तो फिर आर्टिकल 58 में अर्ली नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, और आर्टिकल 212 कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आई हैव टू थैंक यू। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच सर। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।